गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप सर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस क्लास के अंदर क्लास 12th फिजिक्स। और क्लास 12th फिजिक्स के अंदर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का पार्ट 9। आज मैं आपको एनसीईआरटी सवाल कराने जा रहा हूँ और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो बोर्ड एग्जाम में जो ज़्यादा वेटेज है वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का ज़्यादा है। आपके पास फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 80 एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स होते हैं। आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल तैयार करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो हमारी प्राइवेट पब्लिकेशन होते हैं ना, जैसे नूतन हुआ, जिया बटला हुआ और बालाजी हुआ, आर्यंत हुआ, राजी पब्लिकेशन हो गया, इन सब में क्या है कि आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। आप वही क्वेश्चन लगा लेते हो और एनसीईआरटी छोड़ देते हो। लेकिन आपको अपने बोर्ड एग्जाम के स्कोर को अच्छा करने के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाना जरूरी है, क्योंकि उन क्वेश्चनों को लगाएंगे आप तभी आपको समझ आएगा कि पेपर का लेवल क्या है। कई बार होता है कि हम लेवल से ऊपर पढ़ रहे होते हैं, लेवल से नीचे पढ़ रहे होते हैं। तो एनसीईआरटी जब क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तब आप लेवल पे आएंगे, उससे पहले आप लेवल से नीचे ही चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो बात समझा रहा हूँ ना, इस बात पर विशेष ध्यान देना कि फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का सीखना, फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का सीखना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का सीखना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं, मेरा टाइम वेस्ट क्यों अपने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पर। कहाँ चलते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पर चलते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे सर मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर नंबर क्लास 12th है और चैप्टर नंबर 1 बच्चों सब्जेक्ट है फिजिक्स और चैप्टर का नंबर क्या है? चैप्टर नंबर है 1 और ये पार्ट नंबर है 9। स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। अब हमारे चैप्टर के अंदर 34 न्यूमेरिकल दिए स्टूडेंट्स। कितने दिए गए हैं? 34 न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी के टोटल 34 न्यूमेरिकल है और पहले मैं आपको वही न्यूमेरिकल कराऊंगा। कौन से वाले? एनसीईआरटी वाले। कौन से वाले कराऊंगा? एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। कौन से न्यूमेरिकल कराऊंगा स्टूडेंट्स? पहले एनसीईआरटी वाले। तो हर क्वेश्चन को लिखाऊंगा नहीं मैं स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक लेके बैठेंगे और क्वेश्चन आप बुक से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन मैं आपको बोल दूंगा बट आप लोग बुक लेकर ही बैठा करें। बुक, नोटबुक और पेन, इन 3 चीज़ों को लेकर बैठे। अगर आप लेके नहीं बैठते मैं मर्डर कर रहे हैं स्टूडेंट, ये समझ लेना। अपने हाथों से अपना मर्डर कर रहे हो। इन 3 चीज़ों को लेके ही बैठना पड़ेगा आपको। चलते हैं स्टूडेंट सवाल की तरफ, वो भी एनसीईआरटी ओनली। तो हमारे पास बच्चों पहला सवाल है एनसीईआरटी। स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ दूंगा बट आपको नोटबुक से ही करना है उसे। 2 आवेशों के क्रम से, 2 गोलों के आवेश क्रम से 2 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। इन्हें 30 कूलाम की दूरी पर, 30 कूलाम की, यहाँ पर जो ये मिस्टेक हो चुकी है न्यूमेरिकल वाले से, यहाँ होगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। इनके बीच कार्यरत बल ज्ञात करें। बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये हर बच्चे को करना है बेटा नोट। एनसीईआरटी सवाल नोट करने बेटा सभी को, बड़ा मादा सवाल नोट करने हैं एनसीईआरटी। बड़ा सवाल में दिया गया है पहला आवेश है Q1, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। बड़ा Q2 का मान दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम और डिस्टेंस दी गई है 30 सेंटीमीटर। आपको इसका बल निकालना है बच्चों, आपको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो आप लोग जानते ही है ना, दूरी का जो SI मात्रक है वो मीटर होता है, जबकि बच्चों यहाँ क्या दिया है? सेंटीमीटर दिया है। यहाँ दिया सेंटीमीटर है, होता मीटर है। तो सेंटीमीटर को आप चेंज कर लो। क्या कर लो? चेंज कर लो इसे आप। ये जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। बच्चों सूत्र आ जाएंगे। सूत्र हमारा F = 1/4πε0 गुणा Q1 Q2/r²। तो बच्चों इसका आंसर हो गया 9 × 10⁻⁹ Q1 का बच्चों मान कितना है?
2 गुणा 10 की घात -7। Q2 का मान कितना है 3 गुणा 10 की घात -7 बट्टे स्टूडेंट्स आर का मान कितना है, आर का मान कितना है हमारे पास, आर का मान है 30 गुणा 10 की घात -2। स्टूडेंट्स 30 गुणा 10 की घात -2, इसका भी होल स्क्वायर बच्चों हल कर लेना। 9 गुणा 10 की घात 9, 2 3 6 हो गया स्टूडेंट्स। 7 7 10 टू की पावर -14 हो गया। ये कर देंगे बच्चों स्क्वायर 3 का, ये हो गया 900 हो गया और 2 दूनी 4। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे काट दिया मैंने 100 बार। ठीक है, अब सभी ध्यान देंगे छात्र, ये ऊपर 2 10 की घात 4 में से 2 घात कम कर दो, 10 की घात माइनस की 2, ऊपर लाके प्लस की 2, ऊपर हो गई 11। अब 11 में से 14 माइनस कर दो तो रह गया माइनस का 3, तो आंसर हो गया 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। ये आपका एनसीईआरटी सवाल है स्टूडेंट्स। क्या हो गया, एनसीईआरटी सवाल। नोट करें सभी स्टूडेंट्स। बेटा आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना कि आपको एनसीईआरटी सवाल सीखने हैं। प्राइवेट भी इसी को मना नहीं कर रहे, बट एनसीईआरटी सीखने के बाद, समझते हो ना, एनसीईआरटी तो सीखने मस्ट है आपके लिए। जब आप एनसीईआरटी नहीं सीख पाएंगे तो आपको दिक्कत जरूरी है। ठीक है, हर चैप्टर के, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, एनसीईआरटी सवाल सीखना जरूरी है। मैथमेटिक्स हो, मैथ की बुक भी एनसीईआरटी से पढ़ना, फिजिक्स भी अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना, और मैथ बायोलॉजी मतलब बायो भी एनसीईआरटी, सबको एनसीईआरटी से पढ़ा करना। स्टूडेंट समझ आ गया होगा उम्मीद आपको, उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ही समझ आ गया होगा कि मैंने क्या सिखाया बेटा भाई। स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया गया है सेकंड वाला कि वायु में रखे दो आवेश, दो, ध्यान सुनना बच्चों, वायु में रखे दो छोटे आवेशों गोलों पर आवेश क्रम से 0.4, Q1 का मान दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम, और Q2 का आंसर दिया गया हमको माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। आगे स्टूडेंट्स ने कहा हमसे कि इनके बीच जो बल लगता है, बल का मान दिया है 0.2 न्यूटन। तो बच्चों हमसे पूछा गया है दूरी, आवेशों के बीच की दूरी पूछी गई है, आर का मान पहला सवाल, और दूसरा सवाल है सी स्टूडेंट्स दोनों गोलों के मध्य लगने वाला बल। फिर से इसने बल भी पूछा है, बड़ा क्या पूछा हमसे, बल पूछा है। ये दो चीजें हमसे पूछी गई हैं स्टूडेंट्स, और ये सवाल कौन सी बुक का है, एनसीईआरटी। किसका बेटा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कितने सवाल है हमारे पहले चैप्टर में, 34 सवाल। कितने सवाल है बेटा हमारे, 34। कितने सवाल हैं, 34। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट से, सॉल्व करता हूं बेटा इसे मैं, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। तो बच्चों Q1 का मान दिया है, Q2 का दिया, बल का लगा दो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों बल का मान दिया गया है 0.2, ये हमारा नियतांक होता है, ये हमारा क्या होता है, नियतांक। आपको कई बार बता दिया ये नियतांक होता है। तो 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान क्या है 0.4 गुणा 10 की घात -6। अब आधे स्टूडेंट सोच रहे होंगे -6 कहां से आ गया, इसमें -6 कहां से आ गया, क्योंकि ये जो माइक्रोकूलम में ना चेंज कर लेंगे 0.4 10⁻⁶ कूलम, और यही हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 0.8 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया, अपॉन में आ गया स्टूडेंट्स हमारा आर स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.4 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट गया स्टूडेंट्स, 2 से काटा 2 का कट गया, और 2 ने 18 हो गया, 18 गुणा 9 घात में से 3 घात चलेगी बच्चों, 9 में से 3 कम कर देना, ठीक है, कितना, अच्छा एक Q2 भी तो रह गया,
Q2 का मान दिया बच्चों हमारा 0.8 10 टू का -6, 0.8 10 टू की पावर -6। तो ये हो गया बच्चों हमारा कितना, ये 2 का कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट आगे बढ़ाया 10 हो गया, है ना। 8 दूनी 16, 16 ने 144, ये हो गया जो 144 गुणा, इस 10 को ऊपर ले आना, ऊपर लाओगे आप 6 और 6 12 हो गया। स्टूडेंट ध्यान दो, 6 और 6 12 हो गया, और 9 में से 12 कम किया, माइनस का 3 हो गया, इसको ऊपर लाएंगे माइनस का 4 हो गया। बच्चों आर स्क्वायर का मान आ गया 144 गुणा 10 की घात -4। हमको तो केवल आर का मान निकालना है ना, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट के अंदर 144 गुणा 10 की घात -4, 144 का 12 हो गया, 10 की घात -4 का 10 की घात -2 हो गया, और इतना मीटर डिस्टेंस आ गया बच्चों। अब आप इसे चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 12 गुणा 10 की घात -2 गुणा 100, और ये बन गया सेंटीमीटर, ये कट गया तो आंसर आ गया केवल 12 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया, 12 सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट समझ गए मेरी बात को। बहुत हलवा सवाल है जो, हलवा सवाल ये कैसे हलवा सवाल है, क्यों एफ का मान दिया था मुझे, ये तो हमारा नियतांक ही होता है, क्या होता है नियतांक है। Q1 का मान दिया है, Q2 का मान दिया है, दूरी पूछी है, दूरी को इधर ले गया और बल को नीचे ले आया, सॉल्व करके आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। बेटा क्या आंसर आ गया, 12 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ गया, 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इसमें एक सेकंड सवाल भी हमसे पूछा गया है, इस सवाल के अंदर हमसे सेकंड पार्ट भी पूछा गया है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसने हमसे कहा है कि बल कितना काम करेगा, जब आवेश वही होंगे तो बल भी उतना ही काम करेगा, जब आवेश को मान बदलोगे नहीं आप तो बल नहीं बदलेगा। समझ रहे आप, जब तक आप आवेश, दोनों आवेशों का मान नहीं बदलेंगे तो बल बदलेगा ही नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि आवेश तो इसमें दूरी वही रहेगी, आवेश वही रहेंगे तो बल बदलेगा नहीं। तो आप ले सकते हैं Q1 तथा Q2 R के मान अपरिवर्तित होने पर, अपरिवर्तित चेंज ना होने पर, अपरिवर्तित होने पर बल का मान, बेटा किसका मान, बल का मान परिवर्तित नहीं होता। बेटा क्या नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। स्टूडेंट्स उम्मीद है समझ आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट आपको, और एनसीईआरटी बुक के आपके 2 सवाल हो चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, हर चैप्टर में आपको क्या दिया करना है फिजिक्स के अंदर, एनसीईआरटी बुक। बच्चों कौन सी बुक, कौन सी बुक करनी थी यार, कौन सी बुक, ओके स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं छात्रों, अपना मर्डर अपने हाथों से मत कर लेना, सभी छात्र नोटबुक पेन और बुक लेके ही बैठना बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। सवाल नंबर 3 स्टूडेंट्स, सवाल नंबर एनसीईआरटी बुक का 3 एनसीईआरटी बुक का स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन दिया गया मैं, इसमें लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि अनुपात, जांच कीजिए कि अनुपात ke² अपॉन G MEMP विमाहीन है। बेटा क्या है, विमाहीन है। नियतांकों टेबल द्वारा प्रयुक्त अनुपात का मान भी ज्ञात करें। बच्चों ये बोलना है सवाल के अंदर, ठीक है। हमको इसमें ये प्रूव करना है कि ये सवाल जो हमारा लिखा गया बच्चों डायमेंशन लेस है, और इसमें दिया गया है कि भौतिक नियतांकों की टेबल द्वारा उपयुक्त अनुपात का मान भी याद कीजिए। आपको जो अनुपात दिए गए हैं बच्चों, कांस्टेंट दिए गए हैं, इनका वैल्यू भी फाइंड करना है। क्या करना है आपको, वैल्यू भी फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एमई है, एक एमपी है हमारा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आगे, 2 सवाल है मेरे पास अभी यहाँ पर। एक सवाल है बच्चों किसके लिए, डायमेंशन के लिए, किसके लिए है, डायमेंशन के लिए। और एक सवाल हमारे पास यहां पर किसके लिए है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, एक एक शब्द पर प्रत्येक विद्यार्थी
ध्यान देगा एक वर्ड पर। अगर आपको इसकी विमा लिखनी है बच्चों, क्या लिखनी है? विमा। के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की विमा। अगर हमको बच्चों इसकी विमा लिखनी है तो बहुत सिंपल, विमा लिखने के लिए उस फॉर्मूले में आने वाले, विमा लिखने के लिए उस फॉर्मूले में आने वाले सभी पदों की विमा आपको आनी चाहिए। उस फॉर्मूले के अंदर आने वाले सभी पदों की विमा, किसकी विमा? सभी पदों की विमा आपको आनी ही चाहिए, मस्ट इट इज नेसेसरी। तो बच्चों के हमारा एक नियतांक है, बच्चों के हमारा क्या है? एक नियतांक है। पहली बात, ई माने बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जी माने बच्चों हमारा क्या है? जी बच्चों हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एम ई बच्चों, ये देखो एम माने मास, ई माने इलेक्ट्रॉन, इससे जब होगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और एमपी बच्चों मध्य प्रदेश नहीं है ये, इसका मतलब बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान। किसका? प्रोटॉन का द्रव्यमान। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? अब इन सब की विमा आपको आनी चाहिए पहले तो, तभी आप फॉर्मूले को सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि बच्चों पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन एक आवेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आवेश। और आवेश की विमा होती है 80। क्या होती है? 80। बच्चों जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, निकालेंगे। ये बच्चों मास आ गया, मास की विमा कैपिटल एफ। ये भी बच्चों मास आ गया तो विमा कैपिटल एम। ठीक है, ये 80 हो गया। इस नियतांक की विमा जानते हो क्या है? आपने वैज्ञानिक कूलाम का नियम पढ़ा है ये वाला, तो ये लिखा हुआ है इसमें। इसे के कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? के। क्या कहते हैं? के। सभी छात्र ध्यान दें इधर, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, इसको के कहते हैं। क्या कहते हैं? के। तो अगर ये के हो जाए हमारा बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, सभी छात्र ध्यान देंगे मेरे साथ। इस सवाल के अंदर भी 2 सवाल करने बच्चों में, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स का पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, है ना। जब गली से कोई गुजरता है तो आपको फुल कंसंट्रेशन वहीं चला जाता है ना, सेम वैसे ही। तो बच्चों आप सभी जानते हैं ना, पहले अगर आपको इसकी विमा निकालनी है तो आपको के की, ई की, जी की, एम ई, एम पी, इन सब की विमा मालूम होनी चाहिए अगर विमा निकालनी है। और नहीं निकालनी तो दिक्कत नहीं है ना। निकालनी है तो आना ही चाहिए बच्चों आपको ये, तो ध्यान देंगे आप सभी। यहाँ ले जाए बच्चों, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, बड़ा आप क्या जानते हो, तो रही आगे रेट क्या चलना है, जैसा कि जो हम लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं? एफ बराबर के और क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये होता है, के का मान निकालूंगा तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये हमारा बल हो गया बच्चों, बल की विमा होती है एम एल टी की याद -2। ये हमारी दूरी हो गई बच्चों, दूरी का एल स्क्वायर हो गया, इधर क्यू हो गया आवेश 80, तो 80 का होल स्क्वायर। ये चीज आपको पहले से मालूम होनी चाहिए बच्चों, नहीं तो ये सवाल आप निकाल नहीं पाएंगे फिर आप। और बच्चों को मुंह नहीं बांटना किसी को भी, फीस डबल हो जाती है मुंह बांटने के बाद, बच्चों मालूम होगा आपको। तो ये हमारा एम हो गया, पावर हमारी 3 हो गई, टी को ऊपर ले जाएंगे -4 हो गया, ए की घात -2। ये किसकी विमा आ गई? के की विमा बच्चों। एम एल की घात 3, टी की घात -4, ए की घात -2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बच्चों विमा आपको आनी चाहिए पहले, लेकिन आपको नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सभी छात्र यहाँ देखेंगे, बच्चों यहाँ देखेंगे वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। पर आपको मालूम है ए बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? कैपिटल ए बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिलहाल यहाँ पर जी लिखा है तो जी की विमा निकाल लो आप। जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। बच्चों बल की विमा होता है, बल की विमा क्या है? एम एल टी की घात -2। दूरी की हो गई एल स्क्वायर, द्रव्यमान की जो एम हो गई और इस वाले की भी एम हो गई। एक एम से एम कट गया, इस एम को ऊपर लेके जाएंगे तो एम की घात -1, एल की घात 3 और टी की घात -2। ओके स्टूडेंट्स,
देखो जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, जब तक आपको के की, ई की, जी की, एम ई, एम पी इनकी विमा ना मालूम हो। और के की विमा बच्चों ये लिखी है और जी की विमा मैंने ये निकाल ली, एम की घात -1, एल की घात 3, टी की घात -2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एम की घात -1, एल की घात 3 और टी की घात -2। क्लियर छात्रों? अब हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है चुनाव। अब सभी छात्र ध्यान देंगे। अब हमारे पास जो के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी की विमा, हमको जो इसकी विमा लिखनी है। तो अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गई ना। अब तो ये आपके लिए जो रायता हो गया एकदम बूंदी वाला, समझ रहे हो ना आप? एकदम रायता बना दिया मैंने से। के का मान क्या बच्चों, के की विमा कितनी थी, के जैसे भाई जाते हो चुंगी मिलेगी एटा 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 गाड़ी, सेम वैसी बच्चों की। और ई का कितना है, ई माने आवेश की माने 80 बच्चों। तो ये हो गया ए टी का स्क्वायर अपॉन जी का विमा क्या है बच्चों, जी का विमा, जी का विमा है हमारा बच्चों, जी का विमा क्या है, क्या एम की घात -1, एल की घात 3 और टी की घात -2। और m1 m2 का विमा बच्चों m है, ये हमारा m हो गया और ये भी हमारा m हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ गया। उम्मीद है छात्रों आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये अभी आधा ही सवाल हुआ है ना। मन में लड्डू फूटा हुआ कि अच्छा हुआ सवाल हो गया, लेकिन सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए था, हमको बच्चों चाहिए था के की विमा, उसके बाद ई की विमा, कैपिटल जी की विमा, एम ई की विमा और एम पी की विमा। इन सब डायमेंशन को बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये आई कहाँ से बच्चों, तो के की विमा यहाँ से निकली है, कैपिटल जी की विमा बच्चों यहाँ से निकली है। ई माने इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, उसकी तो एटी होती है। अगर किसी को बेटा ये नहीं मालूम हो तो देख लें, धारा होती है बच्चों आवेश बटे समय। धारा क्या होती है, आवेश बटे समय। अगर हमको यहाँ से आवेश आई बराबर मिल जाए Q अपॉन टी, क्या मिल जाएगा, Q अपॉन टी। Q बराबर हो गया बच्चों आई टी, आवेश हमारा इलेक्ट्रॉन है तो E बराबर आई टी। आई की धारा एम्पियर होती है और समय की टी, तो बच्चों आवेश की विमा हो गई ए टी। कितनी हो गई, ए टी। तो ये लगा बच्चों अब ए टी यहाँ से आया ए टी, ये लिखा है के तो बच्चों यहाँ से आया है के, ये लिखा है कैपिटल जी तो यहाँ से आया है कैपिटल जी। और द्रव्यमान तो वैसे भी मूल राशि है ना बच्चों, द्रव्यमान क्या है हमारे पास, मूल राशि। तो मूल राशि की विमा तो आपको याद करवाएंगे मैंने बेटा, ये दोनों हमारी क्या हो गई, मूल राशि हो गई। अब क्या आपको सॉल्व करना है, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है छात्रों आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अभी ये आधा ही सवाल हुआ है, इस बात पर भी ध्यान देना। और सभी स्टूडेंट से नोट कर लें, एनसीईआरटी सवाल जो सीख गया वो सीख गया, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स, ठीक है। चाहे बायोलॉजी पढ़ें, चाहे हिंदी इंग्लिश, अपना एनसीईआरटी को बच्चों फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक से स्टडी करें अपनी। कहाँ से करें, एनसीईआरटी बुक से स्टडी। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा सभी को, बच्चों क्लियर हो गया होगा सभी को। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया क्या, क्लियर स्टूडेंट्स? बड़ा हो गया सभी का, ऑफलाइन वालों का हो गया, बड़ा हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? बड़ा तुमसे अलग किसे पड़ेगा, हो गया? आगे देखते हैं स्टूडेंट्स।
तो आपका बड़ा ये आधा सवाल हो चुका है छात्रों, और हमसे डायमेंशन पूछी थी तो हमने डायमेंशन निकाल ली है। इसके लिए हमारा मस्ट क्या था कि हमको के ई जी एम ई एम पी की डायमेंशन आनी चाहिए थी हमें। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों और आगे देखते हैं, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और आगे देखते हैं इसी का बचा हुआ भाग। ठीक है, इसी क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट पढ़ लेते हैं। इसको छात्रों में रब करने वाला हूं, जल्दी से आप नोट करें स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट करें क्योंकि इसको मैं क्या करने जा रहा हूं, अभी रब करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट लिखेंगे बच्चों, लगातार लगे रहिए क्योंकि जब तक कहते नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है बच्चों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों। तोड़ने का मतलब हाथ पैर से नहीं है बेटा किसी के, तोड़ने का मतलब सब्जेक्ट से ही है मेरा। चलो स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं। अब हम इसका निकाल लेते हैं क्या बच्चों, सेकंड हमसे पूछा गया है इसी के अंदर कि इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों। कुछ सवाल बच्चों होमवर्क में भी दूंगा मैं आपको करने को, ये बात आप याद रखें। 2 या 3 क्लास में हमारे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन टोटल खत्म हो जाएंगे 34 स्टूडेंट्स, और ये पार्ट नंबर हमारा 9 है। कौन सा? 9 पार्ट। ध्यान देना बच्चों, के का मान कितना होता है, नियतांक होता है कि 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। ई हमारा इलेक्ट्रॉन तो 1.6 10 की घात -19 का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी का मान जो होता है, पहले मैं लिख दे रहा हूं आपको ज्यादा फायदा रहेगा। बच्चों देखेंगे यहाँ पर माने व्हाइट बोर्ड पर के बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 बच्चों, ई बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, कैपिटल जी बराबर 6.67 10⁻⁻11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg, और MP बच्चों ये था 1.67 10⁻27 kg। क्लियर स्टूडेंट्स? तो के का मान आ गया, ई का मान, कैपिटल जी, एम ई और एम पी। ठीक है स्टूडेंट, एम ई, के ई जी एम ई एम पी, के ई जी एम ई एम पी, इन सभी मानों को इसमें लगाना है बच्चा आपको, इन सभी मानों को इसी के अनुसार लगाना है, सॉल्व करना है आपको। क्लियर है छात्रों? तो आगे देखते हैं पूरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, फिजिक्स की जान क्या है, फिजिक्स के एनसीईआरटी सवाल और फिजिक्स के मात्रक्स सॉल्व करता हूं उसको मैं। के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ए का मान कितना हमारा 9 गुणा 10 की घात 9, ई का मान है 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन जी का मान जो 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन 6.67 10⁻⁻27। स्टूडेंट्स ये हो गया 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10⁻⁻, बच्चों 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है ना, 19 दूनी हो गया 38 अपॉन ये हो गया 6.67 9.1, ये हो गया 6.67 इंटू, बच्चों ये सब पावर माइनस की है। ठीक है, इनको तो ऐड कर लेना 10⁻⁻11 और यह 6.67 वो 10⁻⁻31 10⁻27, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट से सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा।
उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा सभी को। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा सभी को। और आप इसका आंसर तो निकाल लेना बच्चों अपना, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है। और अब हम चलते हैं इसके बाद स्टूडेंट सवाल नंबर 4, वो भी कौन सा, एनसीईआरटी वाले। सवाल नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से देख लेना आप सभी स्टूडेंट से, जल्दी से नोट कर लें। और हम सभी लोग बेटे चलने जा रहे हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। कहाँ जा रहे हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आएंगे बच्चों, थ्योरेटिकल आपको थ्योरी में कराए गए हैं, बताए गए हैं आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे क्लास के अंदर आपको भी। हमारे पास स्टूडेंट टोटल 34 क्वेश्चन है, 34 न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास। अगर हम लोग 10-10 करके भी पढ़ लेंगे, 10 किसी में थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, 3 पार्ट या 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर, है ना बच्चों। मैंने अभी तो थ्योरी की भी 8 वीडियो डाल दी, 8 पार्ट डाल दी थ्योरी के, और ये न्यूमेरिकल का है। हर चैप्टर को मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पहले पूरे चैप्टर का थ्योरी कराऊंगा एग्जाम्पल के साथ, फिर उसका एनसीईआरटी पूरा चैप्टर कराऊंगा, और उसके बाद नए चैप्टर से लाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा, और किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होगा। मुझे उम्मीद है इस बात की बच्चों कि आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स क्या? स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा पढ़ते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है, मेरे साथ रहना है, कंसंट्रेशन रहना चाहिए आपको मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है किसी वस्तु पर आवेश क्वांटीकृत होता है, इस कथन का क्या अर्थ है? बृहद प्रेक्षणों में क्वांटीकरण की घटना वैद्युत आवेश के एफेक्टोचर नहीं होती है। बच्चों एक क्वांटाइजेशन के बारे में पूछा है, और दूसरा पूछा गया है क्वांटाइजेशन की घटना दृष्टिगोचर है, व्यवहार में आता है कि नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछा गया है, कॉन्सेप्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का बच्चों मतलब होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। बच्चों क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। बच्चों क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, या आप इसे बच्चों ले सकते हैं Q बराबर एन ई। अब यहाँ पर ध्यान देंगे छात्रों कि यहाँ पर पढ़िए सवाल नंबर 4 का आंसर लिख रहा हूं मैं। सवाल तो लिखूंगा नहीं, सवाल आपको बुक से ही करने हैं सभी को, सभी स्टूडेंट्स को सवाल तो बुक से ही करने तैयार। तो बच्चों Q माने हमारा होता है आवेश, Q माने हमारा क्या होता है? आवेश। E माने स्टूडेंट्स होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, E माने हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और N माने बच्चों होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों N माने हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आवेश का बच्चों मात्रा क्या है? आवेश का मात्रा होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम आवेश का मात्रा क्या है? इलेक्ट्रॉन का बच्चों मात्रा के, ये भी एक आवेश ही है आपका, है ना स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रॉन भी इसका मात्रा के, इसका भी कूलाम ही है, लेकिन ये एक मूल कण होता है। क्या होता है? मूल कण। ये फर्स्ट पार्ट में पूछा था बच्चों आपको। सेकंड में क्या पूछ रहा है? क्या व्यवहारिक जो आवेश है वो जरूरी है ऐसा ही होना चाहिए? बच्चों प्रैक्टिकली आवेश ही होना चाहिए पहली बात। जैसे Q बराबर एन ही है, इसमें n का मान 1 2 3 4 इनफाइनाइट। अगर बच्चों में 1 लगा देंगे n की जगह 1 लगा देंगे, तब Q1 का आंसर आएगा 1 ही। अगर हम n की जगह 2 लगा देंगे तो Q2 का आंसर आ जाएगा 2 ही। और E का आंसर होता है 1.6 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है जो 2 इंटू 1.6 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1.6 10 टू की पावर माइनस का 19 कूलम इक्वल 3.2
10⁻⁻⁻19 कूलम। तो हमको ये समझना आता है कि हमारा जो बच्चों प्रैक्टिकली वैल्यू होती है वो ऑलवेज Q बराबर एन ही चलती है। प्रैक्टिकली बच्चों कौन सी वैल्यू? प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकल वैल्यू। अगर बच्चों हमको अपना कोई न्यूमेरिकल लगाना हो, ठीक है, न्यूमेरिकल कुछ दिया होगा एग्जाम में, अगर बच्चों हमारे एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल दिया है, क्या दिया है? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों, इसके अंदर न्यूमेरिकल के वो Q का मान हमें कुछ भी दे सकता है बच्चों। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज Q इक्वल टू एनी कॉन्सेप्ट। ये जरूरी नहीं है कि सवाल के अंदर Q बराबर एनी कॉन्सेप्ट ही अप्लाई किया गया हो। वो चार्ज है, वो कुछ भी दे सकता है आपको, बट जनरली हमारा प्रैक्टिकली चार्ज ये होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? एक सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन है एक, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ बच्चों कि निम्न में से कौन सा आवेश प्रयोग के आधार पर, बच्चों किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर असंभव है। बच्चों क्या है? असंभव है। ठीक है, प्रैक्टिकल के आधार पर कौन सा संभव है? आपको अपना ऑप्शन चुनना है बच्चों। बोर्ड पर लिख रहा हूं 4 ऑप्शन, आपको अपना सही विकल्प का चयन करना है बेटा। क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। छात्रों ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन दिया मैंने आपको 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सेकंड ऑप्शन दिया 3.2 10⁻31 कूलम। सी ऑप्शन दे दिया 4.8 10⁻⁻19 कूलम। और डी ऑप्शन दे दिया बच्चों मैंने आपको कि 3.2 10⁻⁻19 कूलम। कौन सा विकल्प इसमें नहीं हो सकता है? कौन सा विकल्प संभव नहीं बच्चों? निम्न में से कौन सा आवेश प्रयोग के आधार पर असंभव है? तो ये वाला, क्योंकि पावर 31 लिखी हुई है, जबकि पावर किस में चलती है? 19 में। अगर 19 दूनी भी होता तो 38 हो जाता, माइनस का 31 नहीं होता बच्चों। तो इट इज इम्पॉसिबल बाय प्रैक्टिकली। बच्चों प्रैक्टिकली ये चीज इम्पॉसिबल है, जबकि बाकी सब वैल्यू पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी एनसीईआरटी का समझ आ गया होगा। हमको एक Q बराबर एनी का पूछा था, क्वांटाइजेशन। बच्चों Q बराबर एनी जो होता है इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और थोड़ा प्रैक्टिकली पूछा कि न्यूमेरिकली संभव था कि नहीं था, तो बच्चों होगा संभव। ये क्लियर हो गया? तो सभी छात्र मेरे साथ लिखते भी रहें, भंडारे का अंतर ना करें, भंडारा होगा तो उसके बाद साथ साथ सभी छात्र लिखते भी रहें। सभी छात्र हमारे साथ साथ इसे नोट भी करते रहें। मुझे उम्मीद है कि सभी छात्रों को ये समझ आ गया होगा। और हम सभी बच्चे चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। एनसीईआरटी बुक का ही सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। ध्यान देंगे आप सभी। सवाल नंबर बच्चों 5 में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल सुनना बच्चों पहले। जब कांच की छड़ को सिलिका पर रगड़ा जाता है तब दोनों छड़ें आवेशित हो जाती हैं। इस प्रकार की घटना अन्य व्यवहारिक वस्तु युग्मों में भी प्रतीत होती है। यह घटना आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर किस प्रकार पालन करती है? बच्चे ध्यान देंगे। अगर एक हमारे पास है चिंटू, बड़ा क्या है हमारे पास? एक चिंटू सर है एक, और एक हमारे पास है पिंटू सर। बड़ा कौन है? पिंटू। आपको थोड़ी बात समझनी है। अगर हम चिंटू सर को पिंटू सर में रगड़ देंगे, यार में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए आपस में, तो ये हो सकता है कि ये खुश हो और ये दुखी हो। बच्चों ये संभव है। हो सकता है कि ये खुद दुखी हो और ये खुश हो। कहने का मतलब क्या बच्चों? अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, अगर पहले वाला नेगेटिव है तो दूसरा वाला पॉजिटिव है। अब इस बात को समझना आप। जब हम दो पार्टिकल को आपस में रगड़ते हैं, जब हम दो पार्टिकल को, दो पिंड को आपस में रगड़ते हैं, बेटा क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं। तो रगड़ने के पश्चात, बेटा क्या करने के पश्चात? रगड़ने के पश्चात एक पिंड पर
धनात्मक गुण, क्या आता है धनात्मक गुण, और दूसरे पिंड पर ऋणात्मक गुण आ जाता है। एक पिंड पर धनात्मक गुण और दूसरे पिंड पर ऋणात्मक गुण आ जाता है। क्या आ जाता है ऋणात्मक गुण आ जाता है। यही घटना बच्चों हमारी क्या कहलाती है वैद्युत आवेशन कहलाती है। अगर हम ऐसा कर दें स्टूडेंट्स, अगर इस पर मान लो कि +5 हो गया तो इस पर हो गया होगा -5। अगर हम +5 को -5 के साथ जोड़ देंगे तो स्टूडेंट ये कट के 0 हो जाएगा। तो कुल परिणामी कितना होता है 0 होता है। एक पर जितना पॉजिटिव होता है दूसरे पर उतना ही नेगेटिव होता है। तो बच्चों ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। थ्योरी में बोला लिखना आपको, थ्योरी बोल देते हैं लिख थोड़ा। देखो जब सभी स्टूडेंट ले लेना ऑफलाइन वाले, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के साथ रगड़ा जाता है, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के साथ रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात एक पिंड पर धनात्मक आवेश, एक पिंड पर धनात्मक आवेश और दूसरे पिंड पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। एक पिंड पर धनात्मक आवेश और दूसरे पिंड पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है और इनका परिणामी आवेश शून्य ही रहता है, और इनका परिणामी आवेश शून्य ही रहता है, और इनका परिणामी आवेश शून्य ही रहता है। बेटा क्या रहता है और इनका परिणामी आवेश शून्य ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि बच्चों हमारा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, जैसे कि NaCl है, इससे आप तोड़ेंगे तो Na+1 होता है और Cl- का 1। बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया धनात्मक आवेश। क्या आ गया धनात्मक आवेश, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आ गया ऋणात्मक आवेश। क्या आ गया ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ गया। हमारा जो पॉजिटिव चार्ज, यदि स्टूडेंट ऐसा किया जाए कि अगर हम अपने धनात्मक आवेश में, बेटा किसमें धनात्मक आवेश में ऋणात्मक आवेश को जोड़ दें, धनात्मक आवेश में ऋणात्मक आवेश को जोड़ दें तो हमारा जो आवेश होगा बच्चों, परिणामी जो निकलेगा वो शून्य हो जाएगा, कि जितना पॉजिटिव है उतना ही बच्चों हमारे पास नेगेटिव भी है। इसे कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 0। क्या आंसर हो जाएगा 0। इसे नोट कर लेना सभी स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज के लिए, सभी ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी अपनी नॉलेज के लिए इसे नोट करें इसी आंसर के नीचे। और आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। स्टूडेंट्स कहाँ चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। आपको बेटा एनसीईआरटी सवाल का सीखना बहुत जरूरी है। हर बच्चे के लिए मैं ये कहूँगा कि एनसीईआरटी सवालों का सीखना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बच्चे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है ना, वैसे ही फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए एक यूनिट का आना, फॉर्मूला याद रहना और एनसीईआरटी सवाल का सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है छात्रों को आपको समझ आ गया होगा और प्रत्येक छात्र को पूरा डाउट क्लियर होंगे सभी। तो बच्चों आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये है, एक डायग्राम दिया गया है ऑलरेडी। एक पॉइंट है हमारे पास ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी। बच्चों इसमें दिखाया गया है कि 4 बिंदु आवेश क्यू ए पर 2 माइक्रोकूलम
और क्यू बी पर बच्चों दिया गया है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, क्यू सी पर दिया गया बच्चों प्लस का 2 माइक्रोकूलम और डी पर दिया गया है बच्चों माइनस का 5 माइक्रोकूलम। हमसे कहा गया बच्चों कि ये संख्या एक वर्ग है, ये हमारा ए बी सी डी जो है बच्चों ये एक वर्ग है। तो आपको ये बताना है वर्ग की भुजा की लंबाई दी है 10, बच्चों ये लंबाई 10 हो गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई भी 10 हो गई। फिर बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई भी 10 दी है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई भी हमें 10 दी गई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका बच्चों हमें विकर्ण खींचेंगे, सेंटर से इधर जाता होगा, इधर से ये निकल जाएगा डायगोनल। ये हमारे पास स्टूडेंट 10 है, ये लंबाई 10 है और ये लंबाई 10 है, तो हमको ये लंबाई मिल जाएगी ना। ये कोण हमारा 90 अंश का है। सभी छात्र ध्यान देंगे, या इसको देख लो आप पहले, ये इस तरीके से आपको देखना बेटा, इस तरीके से आपको देखना है। सभी स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान देंगे और सभी को ध्यान रखना है इस बात का। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इधर, ये हमारा 10 दिया बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर है हमारा। हमको निकालना है क्या, अपना कड़ निकालना है बच्चों, ये निकालना है, ठीक है। तो आपने पढ़ी होगी बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ी होगी? पाइथागोरस प्रमेय। आपके सिलेबस में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है बच्चों कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बच्चों आधार 10 है मेरा, 10 का स्क्वायर, लंब भी 10 है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100, फिर 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है स्टूडेंट्स, 100 और 100 हमारा हो गया 200 और ये हो गया के का स्क्वायर। तो के बराबर रूट के अंदर 2 गुणा 100, 100 का बच्चों 10 बार आ जाएगा तो 10 रूट 2। हमारा कड़ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 रूट 2। लेकिन हमारा ये ओ पॉइंट है बच्चों, ये ए से लेके सी तक की या बी से लेके डी तक की दूरी आ गई बच्चों। कहाँ से कहाँ तक की? ए से लेके सी तक की या बी से लेके डी तक की दूरी आ गई बच्चों 10 रूट 2। लेकिन हमको तो ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये वाली डिस्टेंस माने ए से लेके ओ तक की या बी से लेके ओ तक की या सी से लेके ओ तक की या डी से लेके ओ तक की। बच्चों ये डिस्टेंस आधी हो जाएगी पूरे की आप 10 रूट 2 अपॉन 2, ये हो गई 5 रूट 2। बच्चों कितनी हो गई? 5 रूट 2। क्लियर है? अभी मैंने सवाल को सॉल्व नहीं किया है, सवाल को मतलब कैलकुलेट किया है, जो पूछा गया है वो तो निकाला नहीं है ना। पहले ये 10 दिया, ये 10 तो ये निकाल लिया, 10 रूट 2 आ गया, हाफ कर लिया 5 रूट 2 आ गया। बेटा कितना आ गया? 5 रूट 2। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इतना समझ आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का आपका, हर सवाल एनसीईआरटी कराऊंगा, उसके बाद एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। लेकिन बच्चों पहली प्राथमिकता मेरी एनसीईआरटी बुक को है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जो है वो एनसीईआरटी को प्रीफर कर रहा हूं मैं। तो सभी स्टूडेंट्स इतने नोट कर लें, इससे पहले सभी स्टूडेंट्स से नोट कर लें फास्ट। सभी स्टूडेंट्स से नोट कर लें। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपने लिख लिया होगा सभी ने। स्टूडेंट्स हो गया। अब आपको इसमें करना क्या रहेगा अभी, अब आपको फोर्स निकालना बच्चों। एक बार आप निकालेंगे क्यू ए से ओ तक, एक बार निकालेंगे बल ओ बी से ओ तक के लिए बल, एक बार निकालेंगे बच्चों बल सी से ओ तक के लिए बल, और एक बार ओ से डी तक के लिए बल। और बल का पढ़ा भी निकाल देंगे अध्यारोपण सिद्धांत से। क्या निकालेंगे? अध्यारोपण सिद्धांत से। क्लियर हो गया सभी छात्रों को? पूरा क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं किसी का बच्चों?
तो आप इसमें आगे परिणामी बल भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? परिणामी बल भी आपको फाइंड करना है इसका, ये आपको करना है इतना। और आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है कि वैद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र बनाती हैं, ये बल रेखाएं यकायक विखंडित नहीं हो सकती क्योंकि, और दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। बच्चे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में दो पार्ट है, 1 और 2। बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में कहा गया है कि वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं। बच्चों कैसे बनाती हैं? सतत वक्र। जैसे कि बच्चों हमारी बल रेखाएं होती हैं, आपको मैंने वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, याद होगा सभी छात्रों को। वैद्युत फ्लक्स टॉपिक, वैद्युत फ्लक्स वाला। इस तरीके से हमारी बेटा वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। और ये इस तरीके से बच्चों निकल जाती हैं। ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स? वैद्युत बल रेखाएं हमारे पास। क्या हमारे पास? वैद्युत बल रेखाएं। तो आपको ये जानना है कि वैद्युत बल रेखाएं कंटिन्यूअस होती हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती हैं। कंटिन्यूअस इसलिए होती हैं क्योंकि जब धारा बहती है तो निरंतर आवेश बहता है। धारा जब बहती है तो निरंतर आवेश बहता है। निरंतर आवेश बहने के कारण जो हमारा बच्चों स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूअस बनता है। क्या बनता है? कंटिन्यूअस। बड़ा लिखें, इसका आंसर लिखें स्टूडेंट, आप इसका आंसर लिखेंगे। लिखें तो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र से निरंतर उत्सर्जित होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र से, बड़ा कहां से? वैद्युत क्षेत्र से निरंतर उत्सर्जित होती हैं। निरंतर उत्सर्जित होती हैं। निरंतर उत्सर्जित होती हैं। इनके कारण, इनके कारण परपथ में, इनके कारण परपथ में लगातार, इनके कारण परपथ में लगातार आवेश प्रवाहित होता है। इनके कारण परपथ में लगातार आवेश प्रवाहित होता है। लगातार आवेश प्रवाहित होता है। क्या होता है? आवेश प्रवाहित होता है। बस सेकंड पूछा गया है क्वेश्चन हमसे सेकंड पार्ट में इसके, वैद्युत बल रेखा है वो काटती क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है कि एक रेखा इधर जा रही हो और दूसरी रेखा इधर जा रही हो? बच्चों ऐसा होता है जैसे कि आप अभी हमारी ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो तो आप पूरे इंडिया में सबकी थोड़ी नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप अपने घर बैठे हो तो स्कूल में थोड़ी नहीं बैठ गए आप। माने एक बार में कोई भी पार्टिकल एक जगह पर प्रेजेंट हो सकता है। कहते नहीं कि गौड़ कड़कड़ में, अब भाई इंसान हो, एक बार में एक ही जगह पर आप हो सकते हो। स्टूडेंट उसी तरीके से जो हमारा परिणामी आवेश होता है उसकी एक बार में एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशाएं नहीं। अगर बेटा आप दो नाव में पैर रख लोगे तो डूब जाओगे, गारंटी डूब जाओगी, समझ ना। जब एक नाव में बैठोगे तभी आप नैया पार होगी आपकी। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एक आवेश की एक साथ दो दिशाएं असंभव होती हैं। एक साथ दो दिशाएं बेटा क्या होती हैं? असंभव होती हैं। क्या होती हैं? असंभव होती हैं। बड़ा लिखें आप, देखो किसी एक ही परीक्षण आवेश की, किसी एक ही परीक्षण आवेश की, किसी एक ही परीक्षण आवेश की एक साथ, किसी एक ही परीक्षण आवेश की एक साथ दो दिशाएं, परीक्षण आवेश की एक साथ दो दिशाएं असंभव होती हैं। एक साथ दो दिशाएं असंभव होती हैं। एक साथ दो दिशाएं असंभव होती हैं क्योंकि एक परीक्षण आवेश के, क्योंकि एक परीक्षण आवेश एक ही समय में, क्योंकि एक परीक्षण आवेश एक ही समय में दो स्थानों पर
उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि एक परीक्षण आवेश एक ही समय में दो स्थानों पर स्थित नहीं हो सकता। बच्चों क्या नहीं हो सकता? स्थित नहीं हो सकता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चों कि ये चिंटू जो है अपने स्कूल में भी बैठा है और अपने घर पर भी बैठा है एक साथ। ये तभी हो सकता है जब चिंटू का ही स्कूल हो। ये तभी होता है चिंटू का स्कूल हो, बैठा हुआ अपने घर में बैठा स्कूल में। तो बच्चों ये समझो, स्कूल एक अलग जगह है और घर एक अलग जगह है। समझते बच्चों? स्कूल एक अलग चीज है उसके लिए और घर एक अलग है। एक साथ चिंटू दोनों जगह उपस्थित नहीं हो सकता। अब ऐसा तो नहीं है कि चिंटू भंडारे में भी गया है, चिंटू भंडारे में भी मिल गया आपको, और भंडारे के अलावा रायते में भी मिल गया। एक जगह चल रहा है बच्चों भंडारा, रायता नहीं है इस जगह, और एक जगह रायता। तो चिंटू तो रायता में होगा या भंडारे में होगा? हाँ या ना? एक ही जगह होगा। समझ ना? एक साथ दो जगह चिंटू का संभव होना असंभव है बच्चों। ऐसा तो हो सकता है कि रायते का गिलास लेके भंडारे में पहुंच जाए, या भंडारे की पूड़ी लेके रायते में आ जाए, लेकिन रहेगा एक ही जगह पर। एक बार में चिंटू का एक जगह पर ही उपस्थित होना जरूरी है। समझ आ गया चिंटू? समझ आ गया? तो स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको इसे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और आगे चलते हैं। अगला सवाल बच्चों आपके लिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सुनेंगे आप लोग। हमको आवेश दिया गया है, दूरी दी गई है और हमसे पूछा गया है उनके मध्य वैद्युत क्षेत्र पूछा गया है। बच्चों क्या पूछा गया है? वैद्युत क्षेत्र। तो हमसे बच्चों पूछी गई है इंटेंसिटी। क्या पूछी गई है? इंटेंसिटी पूछी गई है बच्चों। इंटेंसिटी आप समझते होंगे, तीव्रता पूछी गई है बेटा। क्या पूछी गई है? तीव्रता का मान हमसे पूछा गया है। छात्रों क्या पूछा गया है? तीव्रता का मान हमसे पूछा गया है। बच्चों 34 सवाल करने है ना। कॉपी बंद करने से पहले एक बार ये देख लिया करो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 34 सवाल। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, सभी छात्र ध्यान देंगे कि सवाल नंबर हमारा 8 नंबर। बड़ा कौन सवाल? सवाल नंबर हमारा 8। सवाल नंबर जो हमारा 8 है, इसमें दिया गया है QA का मान 3 माइक्रोकूलम। QA का मान दिया है जो 3 माइक्रोकूलम। QB का मान दिया गया है जो हमें -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम। और बच्चों डिस्टेंस दी गई है हमें, दूरी दी गई है R, वो दी गई है 20 सेंटीमीटर। बच्चों पूछा गया है तीव्रता क्या होगी, और बल भी पूछा गया है। पहली बार बच्चों पूछा गया है तीव्रता, और सेकंड बार हमसे बच्चों पूछा गया है बल। बल पूछा गया है, लेकिन जब बल तब पूछा गया है जब हमारे पास आवेश भी दिया है बच्चों। Q का मान दे रहा है हमको कि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। अलग से हमको फोर्स दिया है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सवाल है, बस सभी स्टूडेंट्स को पूरी बात को ध्यान सुनना है, सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात को समझना है। तो तीव्रता बच्चों हमको दी गई, पूछी गई है। सूत्र होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऑफलाइन वाले भी बच्चों, कि E बराबर 1/4πε0 Q/r²। बच्चों दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ठीक है, कोई सा आप आवेश लगा सकते हो बच्चों। तो ये हो गया हमारा 9 × 10⁹ Q की जगह बच्चों कितना है? 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁶ कूलम। ये हो गया -3 × 10⁻⁶ कूलम। तो बच्चों ये आ गया 3 × 10⁻⁶ कूलम बट्टे दूरी का स्क्वायर। बच्चों दूरी हमारी R माने 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर के अंदर, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻² मीटर। तो ये हो गया 20 × 10⁻²। बच्चों से सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम में। बड़ा किस में आ जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम में। और सेकंड पार्ट बच्चों आपसे पूछा गया है, सेकंड पार्ट बच्चों आपसे पूछा गया है
कि F बराबर क्या होगा, तो लगा देंगे सूत्र F बराबर ई क्यू। बच्चों ई का मान आप यहां से निकालेंगे ही, और क्यू का मान आपको दिया गया है, क्यू का मान सेकंड के लिए दिया गया है 1.5 गुणा 10⁻⁻9। बच्चों ये आंसर आएगा, वो आंसर हमारा न्यूटन में आएगा। इसमें आएगा न्यूटन में। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 8 बेटा कौन सा हो गया, सवाल नंबर हमारा 8 हो गया। बच्चों इस बुक में सवाल नंबर जो 10 दिया है वो आगुड़ पर दिया है, और 10 दिया है वो भी बलागुड़ पर दिया है, और 9 और 10 आप होमवर्क में करेंगे। कोशिश करेंगे आप कि ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लें। पहले तो आप इसे नोट करें, सभी स्टूडेंट जल्दी से ऐसे नोट करें। उम्मीद है छात्रों आपको ये समझ आ रहा होगा, सभी को उम्मीद है छात्रों आपको ये समझ आ रहा होगा। और स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। हमारे कितने सवाल हो चुके हैं बच्चों, सवाल हो चुके हैं हमारे पास 8 सवाल नंबर। बच्चों जो हमारे रह गए 9 से लेके 34 तक वो आपको सिखाए जाएंगे अब पार्ट नंबर 10 के अंदर। बच्चों कहाँ सिखाए जाएंगे, पार्ट नंबर 10 चैप्टर नंबर बच्चों 1 पार्ट नंबर 10 में। वो भी सवाल कौन से होंगे बच्चों, ये बात लिख लेना, सभी सवाल NCERT, सभी सवाल NCERT होंगे। कौन से होंगे, NCERT। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।